नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। विराम चिन्ह। सबसे पहले हम विराम का अर्थ जान लेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, अर्थात जिस तरह से हम कार्य करते समय बीच बीच में रुक जाते हैं और फिर उसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लेखन शैली यानी लिखते समय भी विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज मैं आपको केवल विराम चिन्ह के बारे में ही नहीं बताऊंगी, बल्कि उन्हें उदाहरण सहित भी समझाऊंगी, ताकि आप सभी को इन्हें याद रखने में कोई कठिनाई ना हो। तो सबसे पहला विराम चिन्ह आता है पूर्ण विराम। ये इसका चिन्ह है, इसे इस प्रकार से लगाया जाता है। उसके बाद अर्ध विराम आता है, इसे इस तरह से लगाया जाता है। फिर अल्प विराम आता है। अल्प विराम को अंग्रेजी में कोमा कहा जाता है, इसे इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर प्रश्न चिन्ह आता है, ये ऐसे लगाया जाता है। इसके बाद विस्मयादि बोधन या भावबोधक चिन्ह आता है, इसका चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। इसके बाद अवतरण या उद्धरण चिन्ह आता है, इन्हें ऐसे लगाया जाता है। तथा फिर कोष्ठक चिन्ह आते हैं, इन्हें ब्रैकेट कहा जाता है। फिर योजक आता है, यह इसका चिन्ह है। फिर निर्देशक या रेखिका चिन्ह आते हैं, इसे इस प्रकार से लगाया जाता है। इसके बाद लाघव चिन्ह आता है, इसे कुछ इस तरह से लगाते हैं। इसके बाद विवरण चिन्ह आता है, इसे इस तरह से लगाया जाता है। फिर उपविराम आता है, इसे इस प्रकार से लगाते हैं। इसके बाद त्रुटिपूरक चिन्ह आता है, इसे इस प्रकार से लगाया जाता है। हिंदी में मुख्य तौर पर 10 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला विराम चिन्ह आता है पूर्ण विराम, यानी जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वो डॉक्टर बन गया है। पूर्ण विराम के बाद अर्ध विराम आता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो सेंटेंस को जोड़ना होता है, लेकिन इसमें किंतु परंतु और का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे रोहित चला गया, आप बेफिक्र रहें। इसका अर्थ समझिए, रोहित चला गया, आप बेफिक्र रहें। अर्ध विराम के पश्चात अल्प विराम आता है। अल्प विराम को इंग्लिश में कोमा कहा जाता है और आपको पता ही होगा कि कोमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जिन वाक्यों में किंतु, परंतु, अतः, तथापि, क्योंकि, इसीलिए आदि अवयवों का प्रयोग होता है, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। इसके बाद प्रश्न चिन्ह आता है। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे तुमने आज खाने में क्या खाया तथा क्या कल बारिश होगी। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधन। जिन वाक्यों में हर्ष, खुशी, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा आदि भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादि बोधन चिन्ह कहते हैं। इसके बाद आता है अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। किसी वाक्य को हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कुछ इस तरह से किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया।
इसके बाद कोष्ठक आता है, यानी ब्रैकेट सतत लगाकर अध्ययन करने से हर कार्य आसान हो जाता है। फिर योजक चिन्ह आता है। योजक का अर्थ होता है दो शब्दों को जोड़कर रखना, जैसे रात दिन, माता पिता, अच्छा बुरा इत्यादि। योजक चिन्ह के पश्चात निर्देशक या रेखिका चिन्ह आते हैं, जैसे आकाश, मैं मेला देखने जा रहा हूँ। फिर लाघव चिन्ह आता है। शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा करके लिखना। जैसे डॉक्टर को हम इस प्रकार से छोटा करके लिख सकते हैं, पंडित को इस तरह से लिखा जाता है तथा उत्तर प्रदेश को छोटा करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। लाघव चिन्ह के पश्चात विवर्ण चिन्ह आता है। हेडिंग के अंदर जो शब्द आते हैं उन्हें विवर्ण चिन्ह कहते हैं, जैसे संज्ञा, किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद उपविराम आता है, जैसे कामायनी एक महाकाव्य, गदर एक प्रेम कथा। फिर त्रुटिपूरक चिन्ह आता है। जिन वाक्यों को लिखते समय कुछ छूट जाए, ऐसे वाक्यों को त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। जैसे गोदान, प्रेमचंद का गोदान यहाँ पे छूट रहा है, तो इसे त्रुटिपूरक चिन्ह कहा जाता है। ग्रामीण जीवन पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।